कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आ गया हूं हमारी क्राइम स्टोरीज के अगले एपिसोड के साथ, और ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड जितना ही इंटरेस्टिंग होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी पिछली कहानी आप सबको पसंद आई, और इस बार का केस भी उतना ही अजीब है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, तुम अकबर से शादी करोगी। गुलाम हुसैन नमाजी ने अपनी 14 साल की बेटी शकेरे नमाजी का हाथ पकड़ते हुए ये वाक्य कहा था। गुलाम अकबर मिर्जा खलीली का जिक्र कर रहे थे, जो उनके चचेरे भाई थे, और ये ऐसे शब्द थे जिन्होंने शकेरे की पूरी कहानी, पूरी किस्मत लिख दी। कुछ ऐसी चीजें एक के बाद एक होती गई जिनका अंत शकेरे के लिए एक अंधेरे डिब्बे में हुआ। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ऐसे इवेंट्स पर जो हुए हों, जिनमें खासकर कोई क्राइम हो या कोई मर्डर हो, तब हमें लगता है कि अगर इस पॉइंट पर विक्टिम क्या होता, अगर ऐसा होता सोचते, तो शायद उनकी जिंदगी कुछ और होती। अगर शकेरे के पिता गुलाम हुसैन नमाजी ने उनके दिमाग में यह ख्याल ना डाला होता, तो उनका भविष्य कैसा होता? क्या होता अगर वो एक मामूली बीवी होती, एक मामूली इंसान की, ना कि किसी डिप्लोमेट की बीवी, जो अपने पति के ओवरसीज या फॉरेन कंट्री में होने की वजह से अकेलापन महसूस करने लगी थी? क्या होता अगर वो कभी मुरली मनोहर शर्मा से ना मिली होती? क्या होता? क्या होता? क्या होता? अगर आप कर्मा में या भाग्य में विश्वास रखते हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल नहीं सकती थी, क्योंकि ये सब लिखा हुआ था। शकेरे का जन्म हुआ था भारत की आजादी के 12 दिन बाद मद्रास में। तब उसे मद्रास ही कहा जाता था। वो पोती थी मिर्जा इस्माइल की, जो तब मैसूर के दीवान हुआ करते थे, यानी उनका ताल्लुक शाही राजघराने से था। एक उच्च वर्गीय माहौल में वो पली बड़ी थी, जहां उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही आलीशान थी, और चूंकि उनका परिवार सिंगापुर में रहता था, इसीलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन भी वहीं से पूरी की थी। अगर आप कभी सिंगापुर जाएं और वहां का कैपिटॉल थिएटर देखें, तो याद रखिएगा कि शकेरे के पिताजी ने वो थिएटर खोला था, जो कि सिंगापुर का सबसे पहला थिएटर था। जब वो इंडिया वापस आई, तो मद्रास में जितने भी सिंगल मर्द थे, वो सब उन्हीं के पीछे पड़ गए। उनकी हाइट, उनकी शार्प फीचर्स, इससे वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक, बहुत ही रॉयल लगती थी। लेकिन सबको इस बात से हैरानी हुई कि शकेरे ने अपने पिताजी की बात को माना, और उनके फर्स्ट कजिन यानी अकबर मिर्जा खलीली से उन्होंने शादी कर ली। अकबर मिर्जा खलीली बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत हैंडसम थे। वो एक अच्छे रीडर थे और एक अच्छे ओरेटर भी। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही माहिर थे। हालांकि उन्होंने पढ़ाई तो लॉयर बनने की थी, लेकिन उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया, और उसके बाद वो बने इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडियन एम्बेसडर टू ईरान। ये एक ऐसा कपल था जो शुरुआत में लगता था एक दूसरे से बहुत प्यार करता हो। उनकी शादी बहुत खूबसूरत लगती थी। शकेरे अपने पति के साथ हर कहीं ट्रैवल करती थी, और उनके साथ एक बहुत ही ड्यूटीफुल वाइफ की तरह रहती थी, जो अपना पत्नी होने का फर्ज निभाती थी। लेकिन शकेरे बहुत जल्द रेस्टलेस होने लगी। उन्हें अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप वगैरह करना, ये सब पसंद था। एम्बेसी की पार्टीज अटेंड करना या फिर खुद पार्टीज होस्ट करना, दिस वाज समथिंग शी लव्ड टू डू। लेकिन एक डिप्लोमेट की पत्नी होने का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। एक शाम जब पति पत्नी डिनर के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो शकेरे ने अपने पति से कहा कि मुझे घर वापस जाना है। अकबर उसके अचानक मन बदलने से थोड़े से हैरान हो गए। वो खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी।
बस अपने पति के पीछे पीछे घूमने वाली एक पत्नी बनकर रहना नहीं चाहती थी। हालांकि अकबर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी हर डिमांड मान लेते थे। शकेरे बैंगलोर मूव हुई, जिसे अब हम बेंगलुरु कहते हैं, और जल्द ही रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ गईं। उनके परदादा यानी आगा अली अस्कर एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे। उन्होंने शहर में गवर्नर्स रेसिडेंस, स्टेट गेस्ट हाउस, बलब्रुई और लीला निवास जो कनिंघम क्रिसेंट के पास है, ऐसी कई शानदार बिल्डिंग्स को बनाया था। शकेरे ने अपने करियर और अपनी फैमिली टाइम को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की। उनकी 4 बेटियां थीं, जिबुंदे, सबा, रेहाने और इस्मत। अकबर भी अपनी पत्नी के साथ जो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, उससे काफी डिस्टर्ब्ड रहने लगे थे। और प्रॉब्लम्स इसलिए भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अकबर को अपने काम की वजह से काफी ट्रैवल करना पड़ता था कई फॉरेन कंट्रीज में कई बार, जिसकी वजह से कई सारे झगड़े होते थे। तहकीकात के दौरान जब इंस्पेक्टर सी वीरैया ने नौकर राजू और जोसेफिन से बात की तो उन्होंने कहा कि मैडम अक्सर अपने पति के ट्रैवल्स की वजह से परेशान रहती थी और उन दोनों में उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े भी होते थे। इसी दौरान खलीली परिवार की मुलाकात 1982 में कथित भगवान स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से हुई। छोटे कद के मोटे से और बहुत ही अजीब सी आवाज वाले रामपुर के शाही परिवार के लिए वो काम किया करते थे। उनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स में वो उनकी मदद करते थे और ये मुरली मनोहर मिश्रा ऐसा भी कहते थे कि उनके पास तांत्रिक शक्तियां हैं। हालांकि इस समय श्रद्धानंद और शकेरे के बीच कोई रोमांस वगैरह था, इसके कोई क्लूज नहीं मिले। लेकिन कई बार जब श्रद्धानंद रामपुर परिवार के काम के सिलसिले में बेंगलुरु आया करते थे तब वो शकीरे से मुलाकात करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अकबर ही थे जिन्होंने श्रद्धानंद की मदद ली थी अपने कुछ प्रॉपर्टी के मामलों में, और उन्होंने मनाया था श्रद्धानंद को बेंगलुरु आने के लिए। लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अकबर ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके 2 साल की ईरान की ट्रिप से उनकी अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितना बड़ा डैमेज हो सकता था, कितनी परेशानी आ सकती थी। जैसे ही शकेरे के पति 2 साल की इस ईरान की ट्रिप पर चले गए, श्रद्धानंद ने अपनी चालाकी से उनके अकेलेपन का फायदा उठाना शुरू किया। जब अकबर 1985 में वापस आए तो उनकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। शकेरे ने डिवोर्स मांगा और अकबर ने अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचकर उन्हें डिवोर्स देने से बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन शकेरे उन पर जोर डालती रही। वो मद्रास के एक मस्जिद में जाकर खुद को अविवाहित घोषित कर चुकी थी। आखिरकार उनकी बेटियां अपने पिता के साथ रहने के लिए इटली चली गईं। इसका मतलब था कि अब शकेरे का पूरा सपोर्ट सिस्टम जो उनका परिवार था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था और अब वो पाखंडी स्वामी अपने प्लान में आगे बढ़ने लग गया था। उसका इरादा था उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेना। श्रद्धानंद के मुताबिक शकेरे ही उसकी ओर आकर्षित हो रही थी और उससे शादी करना चाहती थी। और ये बात इसलिए भी हजम नहीं होती क्योंकि शकेरे बहुत ही रेयर ब्यूटी थी और उनका जो रुतबा था, उनकी जो रॉयल्टी थी, वो ऐसे किसी आम इंसान के लिए आकर्षित हो जाती। ये बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात थी। अपने इकबाली बयान में श्रद्धानंद ने खुलासा किया कि उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से उसे एक बेटा देने का वादा किया था और चूंकि शकेरे की 4 बेटियां थी तो वो एक बेटा पाने के लिए बहुत बेताब थी। और शायद यही वजह हो सकती है कि वो श्रद्धानंद के उस झांसे में आ गई और एक बेटा पाने की चाह में अंधी हो गई। और फिर 1986 में एक बहुत ही शॉकिंग हाइपरगैमी का केस सामने आया। हाइपरगैमी एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि कोई इंसान किसी ऐसे इंसान से शादी करता है जो उनसे हायर स्टेटस या फिर हायर कास्ट के हो। शकेरे अपनी इच्छाओं के अगेंस्ट, अपनी माँ गौहर ताज बेगम नमाजी की इच्छाओं के अगेंस्ट जाकर श्रद्धानंद से शादी करने वाली थी, और वो भी अपने डिवोर्स के बस 6 महीनों बाद। उनकी फैमिली ने उन्हें धमकाया, उनसे कहा कि हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, लेकिन शकेरे ने इसकी परवाह नहीं की।
वो श्रद्धानंद के साथ रहना चाहती थी। लोग इस बात से हैरान थे कि स्वामी ने शकेरे को कैसे धोखा दिया। फिर भी किसी ने लंबे समय तक उनकी चाल को नहीं समझा। वो नहीं जान पाए कि यह धोखा किस तरह का और कितने बड़े लेवल का है। एक लंबी ठगी या एक लॉन्ग कॉन उसे कहते हैं कि जहां धीरे धीरे रिश्ते में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कई स्टेजेस पार करने के बाद, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जाने के बाद, जो कॉन मैन होता है वो विक्टिम का ट्रस्ट जीत लेता है। और अक्सर छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए वो अपनी ढोंग को सामने आने नहीं देता, वो अपना भांडा फूटने नहीं देता। वो चाहता है कि एंड में एक बड़ा बोनस, एक बहुत लार्ज अमाउंट या बहुत लार्ज पे आउट उसके हाथ लगे, और इसीलिए वो एक बहुत लंबे वक्त तक ये नाटक चलाता रहता है। अगर एक कॉन मैन चाहता है कि वो ये लंबी ठगी या ये जो लॉन्ग कॉन है उसे सक्सेसफुल बनाए, तो उसे ऐसे एक्ट करना पड़ता है जैसे वो विक्टिम की हर बात को मान रहा है, विक्टिम ही पूरी तरह से कंट्रोल में है, और विक्टिम को ऐसे लगने देता है कि विक्टिम जो चाहता है वो कॉन मैन वो सब कर रहा है। इससे विक्टिम का भरोसा और पुख्ता हो जाता है। वो कॉन मैन पर पूरा भरोसा करने लगते हैं, अंधा भरोसा करने लगते हैं, और इसी का बाद में फायदा उठाया जाता है। श्रद्धानंद ने यही कार्ड विक्टिम के साथ यानी शकेरे के साथ खेला। वो शकेरे के पैरों में गिर जाते और वो उन्हें अम्मा कहते। शादी के बाद भी वो उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। आई थिंक शकेरे को ऐसी रिस्पेक्ट पहले नहीं मिली थी, और इसकी वजह से वो श्रद्धानंद को एक बहुत अलग नजरिए से देखने लग गई। द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में इंस्पेक्टर वीरैया ने एक बहुत ही खास घटना के बारे में बात की। उन्होंने श्रद्धानंद की एक बात याद दिलाई, जिसमें श्रद्धानंद ने कहा था कि एक बार श्रद्धानंद का हाथ गलती से शकेरे को लग गया था, और उन्होंने शकेरे के सामने इतना नाटक किया गिल्टी फील करने का। उन्होंने कहा शकेरे से कि शकेरे तुम मुझे घर से बाहर फेंक दो, मेरा हाथ तुम्हें ऐसे कैसे छू सकता है। और यही रवैया उन्होंने शादी के बाद भी कंटिन्यू किया, यही ढोंग उन्होंने शादी के बाद भी कंटिन्यू किया। वो स्मूथ टॉक करते रहे शकेरे के साथ, और शकेरे जो आने वाला खतरा था उसे देख नहीं पाई, वो बिल्कुल अंधी हो गई थी। उन्होंने शकेरे को धीरे धीरे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अलग किया। शकेरे ने उनसे मिलना बंद कर दिया, ना वो अपने दोस्तों से मिलती ना अपने रिश्तेदारों से। और ऑर्थोडॉक्स शिया कम्युनिटी नहीं चाहती थी कि शकेरे से कोई रिश्ता बनाए रखे, क्योंकि शकेरे ने शी हैड मैरिड आउटसाइड द रिलीजन, आउटसाइड द कास्ट, तो उन्हें दूर कर दिया गया था। और इससे वो और ज्यादा श्रद्धानंद के प्यार में डूबती चली गई और जिद्दी हो गई। और ये जोड़ा उसके बाद दुनिया भर की सैर पर गया, एक वर्ल्ड टूर पर गया, और ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास, स्टेइंग इन 7-star होटल्स। कैन यू बिलीव इट, दिस कपल वाज ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास, दे वर स्टेइंग इन 7-star होटल्स, और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो मुरली मनोहर शर्मा की औकात से बहुत बाहर की थी, पर अब वो ये सब जिंदगी जी रहा था एज स्वामी श्रद्धानंद। अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करें तो वो दरअसल सागर मध्य प्रदेश में एक छोटे से मामूली स्कूल टीचर का बेटा था। उसने स्कूल छोड़ दिया था और आखिरकार घर से भाग गया था, और खुद को स्वामी श्रद्धानंद के रूप में उसने फिर से एस्टैब्लिश किया था। शकेरे ने उसकी ये सब झूठी भक्ति को सही समझा, सच समझा, और उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर दिया, और उसने एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाकर उसे जॉइंट अकाउंट होल्डर बनाया शकेरे के सारे बैंक अकाउंट्स और लॉकर्स में। दिस वॉज अ मेजर मिस्टेक। श्रद्धानंद के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही किस्मत ने कहानी में एक ट्विस्ट लाया। शकेरे की मुलाकात एक्सीडेंटली उनकी बेटी से हुई, सबा से, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर, और इस मीटिंग की वजह से उनका जो पुराना अपनी बेटियों के साथ रिश्ता था वो फिर से जाग गया, वो प्यार, वो ममता फिर से जाग गई, और उन्होंने इस्मत की शादी अटेंड की। शायद उन्हें उस वक्त काफी गिल्ट फील हुआ होगा कि उन्होंने अपनी बेटियों को इस तरह छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, और उनके साथ अपने रिश्ते सुधारने की इच्छा उन्हें हुई होगी। और उन्होंने सबा को प्रॉमिस किया कि अब से सबा की जो आगे की पढ़ाई है जो लंदन में वो कर रही थी, उसका सारा खर्चा शकेरे उठाएंगी। श्रद्धानंद को इससे बहुत डर लगा। उसे लगा कि अब शायद शकेरे की जो दौलत है उस पर से उसका कंट्रोल छूट जाएगा। जब उसने देखा कि शकेरे ने अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लिया है, और शकेरे ने भी उसकी ये जो ऑब्जेक्शन थी दौलत लुटाने की अपने परिवार पे, इसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया।
जब उसने शकेरे से सवाल किया, तब जोसेफिन जो उनकी नौकरानी थी, उन्होंने कहा था कि उनका बहुत झगड़ा हुआ था इन बेटियों के मामले की वजह से 1991 में। शकेरे ने यहां तक कि अपने पति को चांटा तक लगाया था और धमकी दी थी कि वो उसे घर से निकाल देगी। उसने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वींस रोड ब्रांच में ये नोट लिखकर भेजी थी कि वो श्रद्धानंद का नाम जॉइंट लॉकर से हटा दें, यानी कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। श्रद्धानंद अब समझ गया था कि उसका वक्त पूरा होता आ रहा है और उसने एक बहुत ही टेढ़ी चाल चली। उसने शकेरे से कहा कि वो एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहता है घर के आंगन में। पहले तो शकेरे ने बहुत ऑब्जेक्ट किया, लेकिन फाइनली वो मान गई और उसके कुछ ही दिनों बाद लेबरर्स ने एक 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा। शकेरे ये नहीं जानती थी कि उन्होंने खुद पैसे देकर अपनी ही कब्र खुदवाई है। 28 अप्रैल 1991। ये बिल्कुल किसी आम दिन की तरह शुरू तो हुआ था। जोसेफिन ने शकेरे को एक कप चाय दी और फिर न्यूज़पेपर लाकर दिया श्रद्धानंद को। सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब जोसेफिन कमरे से बाहर चली गई। श्रद्धानंद ने शकेरे की चाय में नशीली दवा मिलाई और शकेरे वो चाय पी गई। जल्द ही उन्हें ड्राउजी फील हुआ और वो सो गई। श्रद्धानंद ने नौकरों को कहा कि शकेरे की तबीयत ठीक नहीं है और नौकरों को कहा कि वो छुट्टी ले ले, वो घर चले जाएं। उसके कुछ दिन पहले श्रद्धानंद बेंगलोर की एक दुकान में चले गए थे और उन्होंने कुछ चीज बनवाई थी। क्या आप जानते हैं वो चीज क्या थी? वो था एक 6 फुट बाय 2 फुट का वुडन बॉक्स जिस पर पहिए लगे थे, यानी व्हील्स। उन्होंने कहा था कि उन्हें इसमें कुछ सामान, एंटिक फर्नीचर वगैरह पैक करना है और इसीलिए वो ये बॉक्स बनवा रहे हैं। वो सही पल का इंतजार कर रहे थे। यहां जैसे ही शकेरे चाय पीकर गहरी नींद में चली गई, उन्होंने शकेरे को एक मैट्रेस में भर दिया और उन्हें उस बॉक्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने उस बॉक्स पर कीले ठोक दिए, यानी नेल डाउन कर दिया उस पूरे बॉक्स को, और फिर उसे उस पिट के अंदर डाल दिया और उस पूरे पिट को, जो 8 फीट गहरा पिट था, उसे पूरी तरह से कवर